को फॉलो करके ही पैसा कमाया है, तो आप अनसिस्टम जो है जाके आप जो है बिना जो है पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर अनसिस्टम आप चलेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमें चलना है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना है। तो अभी कुछ ही साथियों का, मुश्किल से 25-30 लोगों का ही वीडियो ऑन होगा, बाकी ज्यादा नहीं हुआ है ना। मोदी है तो स्वामी का जय। ओके। प्रवीण सर, है ना, हम लोग राजनीति की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग सीखने के लिए आए हैं, है ना। चलिए। तो ऑल पार्टनर्स और ऑल ड्रीमर्स, आप सभी वेलकम है, आप सभी साथियों का। और ऑल टॉप लीडर्स से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा बात करिए टीम से, हर पार्टनर को कहीं ना कहीं वीडियो ऑन करवाइए, क्योंकि वीडियो ऑन की संख्या धीरे धीरे से कम हुई है। वीडियो ऑन करवाइए सभी साथियों का, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे आप सीखने के लिए आए वो सीखें, अदरवाइज क्या है, इसका फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर लीडर आता तो है, उसने क्या है 1 घंटे अपना पूरा एफर्ट लगाया, पूरी मेहनत लगाई, पूरी मेहनत से उसने पीपीटी तैयार करके आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिया, आपकी टीम को ट्रेनिंग दिया। लेकिन अगर आपकी टीम जो है वो वीडियो बंद करके बैठी है, तो ये समझ लीजिए सिर्फ क्या है कि उसने प्रवचन सिर्फ सुना है, सिर्फ उसने प्रवचन सुना है, उसका फायदा बिल्कुल उसने नहीं लिया है। और जब है जब उस वो पूरे कायदे से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फील्ड पे उसका कोई इसको फायदा नहीं मिलेगा। फील्ड पे जब उसको कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तो कहेगा क्या सर, मुंह फैलाने लग जाएगा, दीवार देखने लग जाएगा, ईंटें देखने लग जाएगा, छत देखने लग जाएगा, है ना। जब कहीं ना कहीं हमें नहीं पता है तो डर भी लगता है, घबराहट भी होती है। आप देखिए, जब एग्जाम में हमें नहीं आता था तो हम दीवारें देखते थे, ऐसे छत देखते थे कि कहीं से आ जाए, छत पे से आ जाए, है ना, ऐसा हम लोग करते थे। तो ऐसा ही हमारा जो है ज्वाइंट पार्टनर भी करेगा, नए प्रोस्पेक्ट के सामने बोल देगा प्रोस्पेक्ट की भैया सोच के बताऊंगा। अब उसके पास जवाब ही नहीं, अच्छा सोच लो ठीक है, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं, चलो ठीक है जब हो जाए तब कर लेना, है ना, वो उस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप थोड़ा सा अपनी टीम को फोर्स करिए, है ना, यहाँ सेशन में वीडियो ऑन करवा के ही लाइए, है ना। सभी साथी वीडियो ऑन करके ही सेशन को अटेंड करें। चलिए, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 8:16 हो चुका है, सभी साथियों का समय इंपॉर्टेंट है। और संख्या हमारी 489 हो चुकी है, तो अच्छी बात है। ये रेशियो इसे 500 प्लस जाता है। देख लीजिए, अभी भी अगर आपका कोई साथी रह गया, छूट गया, तो उसको जरूर कनेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों सच में रियलिटी में इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, हर पार्टनर फील्ड पे जाता है, हर पार्टनर जो है प्लान दिखाने के लिए जाता है। और प्लान दिखाने के लिए अगर जाता है तो उसको ड्रेसअप कैसा होना चाहिए वो भी एक्चुअली उसको पता होना चाहिए। और इसके अलावा उसको कहीं ना कहीं फील्ड पे जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन की वजह से ही दोस्तों क्या होता है, सेल हमारे हाथ से नहीं आती। अगर हमने ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, सही तरीके से डील नहीं किया, तो हमारे हाथ से आती हुई सेल भी चली जाती है। जी हाँ, आती हुई सेल भी चली जाती है। तो दोस्तों कैसा है, सेशन को ठीक से लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, डायरी पेन के साथ में बैठिए, क्योंकि सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। Recording in progress. आप सभी साथियों का वेलकम है आज के इस हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं दोस्तों। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर लेके चलना चाहूंगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। टॉपिक के जरिए मैं कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहला तो जो है, जो टॉपिक मुझे मिला है, ड्रेसअप किस तरीके का होना चाहिए। तो ड्रेसअप पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक नेटवर्कर का ड्रेसअप दोस्तों कैसा होना चाहिए। तो मेरी स्लाइड आप सभी लोगों को शो हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट आगे दोस्तों चलते हैं। जस्ट मिनट। ओके, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि प्लान दिखाते समय नेटवर्कर का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्लान के समय ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। आप जो है अगर 1 to 1 के साथ में अगर ग्रुप प्लान कर रहे हैं, 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो ड्रेसअप आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप स्टेज पर बात कर रहे हैं तो आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। मतलब हर जो है इवेंट के हिसाब से आपका ड्रेसअप होना चाहिए। और अगर किसी पर्सन को प्लान आप फोन पे भी दिखा रहे हैं तो भी ड्रेसअप आपका एक्चुअली मैटर करता है ना। ड्रेसअप वहां पर भी मैटर करता है, क्योंकि ड्रेसअप से क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप जो है ड्रेसअप आपका बढ़िया वेल ड्रेसअप आप हैं, तो अगर किसी पर्सन को आप प्लान दिखाएंगे तो प्लान दिखाते वक्त क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा।
और अगर कॉन्फिडेंस हाई होगा तो प्लान अच्छे से आप बताएंगे, पूरे विश्वास के साथ बताएंगे। और विश्वास ही दोस्तों क्या है, रिजल्ट लेके आता है। अगर सामने वाले पर्सन को आपने अपना इमोशन, अपना भरोसा, अपना विश्वास ट्रांसफर कर दिया, सामने वाला पर्सन जुड़ जाएगा। अगर आपने जो है अपना भरोसा, या कहीं ना कहीं ये बोला जाए कि आपको कहीं ना कहीं अगर भरोसा ही कम है, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका जो है डाउन है, तो आप क्या है सामने वाले पर्सन को लो कॉन्फिडेंस से अगर प्लान दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग के चांसेस भी कम रहेंगे। तो ड्रेसअप दोस्तों मैटर करता है, बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि ड्रेसअप एक्चुअली कैसा होना चाहिए। तो ड्रेसअप के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो आपका ड्रेसअप पेशेवर और सुसंगत होना चाहिए। पेशेवर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप देखिए एक डॉक्टर की ड्रेसअप होती है, आप डॉक्टर को कैसे पहचान पाते हैं, उसकी ड्रेसअप से पहचान पाते हैं। एक पुलिस की क्या है, एक ड्रेस होती है। एक आर्मी मैन की क्या है, एक ड्रेसअप होती है। एक आर्किटेक्ट की क्या ड्रेसअप होती है। हर एक इंसान की क्या है, जिस प्रोफेशन में वो काम करता है उसकी एक ड्रेसअप होती है। आप देख लीजिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी भी एक ड्रेसअप थी, हमारा हमारे टीचर्स की एक ड्रेस थी। तो कैसा होता था, ड्रेसअप से क्या होता है कि हम अनुशासन में आ जाते हैं, हम उस मोड में आ जाते हैं, उस वर्किंग मोड में हम एक्टिवेट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उस वर्क को करना है, हम कैजुअल नहीं रहते हैं, हम उस काम में सीरियस हो जाते हैं। और जब हम ड्रेस पहन के काम करते हैं तो दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होता है, क्योंकि अब हमें पता है कि हम वर्किंग मोड में हैं, हम अपने पूरे मेन प्रोफेशन वाले मोड में हैं। तो हम क्या है, अगर ड्रेसअप का इस्तेमाल करते हैं, ड्रेसअप को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के प्लान दिखाते हैं, तो ड्रेसअप से दोस्तों होता यही है कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और कॉन्फिडेंस जब हाई रहता है तो दोस्तों ज्वाइनिंग निकालना आसान हो जाता है। हम हमारी फीलिंग को आसानी से ट्रांसफर कर पाते हैं, और दोस्तों जब फीलिंग ट्रांसफर होती है तभी कोई ना कोई पर्सन जो है पैसा देने को तैयार होता है, ज्वाइनिंग तभी आती है। और अगर हम सामने वाले पर्सन को ये फील नहीं दिला पाए कि ये कॉन्सेप्ट है उसको, या कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे इससे पैसा आ रहा है, अगर हम उसको भरोसा विश्वास नहीं दिला पाए, उसको भरोसा नहीं दिला पाए कि हाँ यार तुम्हारा भी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है ना, तुम्हारी भी यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है, तुम्हें भी यहाँ पे पैसा आ सकता है, उसको अगर बिलीव हमने नहीं दिला पाया तो सामने वाला पर्सन हमारे साथ नहीं स्टार्ट करेगा। तो बिलीव दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्टअप करना है, आप दोनों तरीके आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। आप एक जो है एक तरीके में बढ़िया वेल ड्रेस्ड टाई वाई मार के आप सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाइए। दूसरा प्लान क्या है, आप कैजुअल दिखाइए, आप जींस टी शर्ट पहन लीजिए, कैसे भी चप्पल वोपल पहन के कहीं कैसे भी करके आप प्लान दिखाइए, और दोनों प्लानों को आप रिकॉर्ड करिए। देखिए आपको जो है दोनों प्लानों में अंतर दिखने लग जाएगा। जिस प्लान में आपने टाई पहन के प्लान दिखाया होगा, वेल ड्रेस्ड अप आपने प्लान दिखाया होगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, बहुत भरोसे के साथ, बहुत विश्वास के साथ आप प्लान दिखा रहे होंगे। लेकिन जहां पर कैजुअली आपकी ड्रेसअप है, वहां पे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो प्लान है वो कैजुअली ही हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ड्रेसअप क्या है हमारे सिस्टम में बहुत 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 मैटर करता है। जैसे हर प्रोफेशन के लिए मैटर करता है, वैसे अपनी सिस्टम में भी ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसअप में दोस्तों पहला पॉइंट है कि एक साफ सुथरी और स्मार्ट पोशाक चुने, एक साफ सुथरी और स्मार्ट पोशाक चुने, आपके पेशेवर छवि, जो आपके पेशेवर छवि को दर्शाती हो। जो नेटवर्कर का ड्रेसअप होता है, नेटवर्कर हमेशा फॉर्मल ड्रेसअप पहनता है, आपकी बढ़िया जो शूज हो, बढ़िया क्लीन की हो। यहाँ पे ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आपके हर रोज कपड़े नए पहने, ऐसा नहीं है। आपके कपड़े पहनने का मतलब ये कि आप जो भी कपड़े पहने नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरे हो, बढ़िया से प्रेस किए हो, है ना, हर चीज का A to Z हो, आपके पास बढ़िया एक पेन हो, डायरी हो, परफ्यूम आप मार सकते हैं क्योंकि गर्मियों का समय है ना। बॉडी से स्मेल वगैरह ना आए तो उसके लिए परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक बढ़िया सा बैग, बढ़िया सा प्लान फोल्डर, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज आपको बन के जाना है। जैसे कहीं ना कहीं एक शादी के लिए दोस्तों दूल्हा जाता है कंप्लीट पैकेज बन के, वैसा समझ लीजिए आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जाए तो कंप्लीट पैकेज बन के जाइए। सामने वाला पर्सन अगर आपको देख के आपको पसंद करा, उसने अगर वो आपसे अट्रैक्ट हुआ, तो वो जुड़ने के चांसेस आपके साथ ज्यादा है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पहला प्रभाव उस पर अगर गलत पड़ा,
तो सामने वाला पर्सन तुरंत मूड बना लेगा, वो 10-20 सेकंड में ही आपको जज कर लेता है कि आपके साथ एक्चुअली काम करें या ना करें। तो पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो जबरदस्त इंप्रेशन पड़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। पहला जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रोस्पेक्ट हमारा बढ़िया जबरदस्त प्रभाव पड़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप वेल ड्रेसअप होके जाएं, बढ़िया पेशेवर नेटवर्कर बन के जाए, टाई वाई बांध के जाए, है ना। हर रोज आप सूट नहीं पहन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शर्ट पैंट बढ़िया फॉर्मल आप शूज शूज पहन के जाए, और टाई का जरूर इस्तेमाल करें। टाई कुछ ज्यादा महंगी नहीं आती है, 200-300-400 रुपए की आप टाई ले सकते हैं। अभी इतने में काम चलाइए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाए, फिर 500, 600, 1000, 2000, 5000, जितने की भी टाई आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए बात की जाए, टाई 200 से आगे आप 200 रुपए में भी आप अच्छी सी टाई ले सकते हैं। तो 200-300 रुपए की एक बढ़िया सी टाई ले लीजिए, और प्लान जब दिखाइए तो टाई पहन के ही प्लान दिखाइए, क्योंकि टाई पहनने से क्या होता है कि सामने वाला पर्सन ना बहुत बहुत ज्यादा आपको एक सभ्य समझता है, और आपकी बातों को ध्यान से समझता है, सुनता है, सीरियस आप होके सुनता है। ये लाइव आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, टाई का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए क्या है कि टाई मार के बढ़िया से प्लान दिखाइए, बढ़िया से पहन के जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाइए, आपका ज्वाइनिंग का रेशियो 100% दोस्तों बढ़ जाएगा। तो एक पेशेवर जो है स्मार्ट पोशाक चुने, है ना। अब जीन्स टी शर्ट कुछ लोग पहन के, चप्पल पहन के ऐसे ही प्लान दिखाने के लिए कैजुअली, है ना, शर्ट की बटन खुली है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब कैजुअली आप प्लान दिखाने के लिए ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्योर बिजनेस है। इस बिजनेस को बिजनेस मान के कहीं ना कहीं करिए, तब ये बिजनेस होगा, है ना। तो ड्रेस पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। और महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारे ड्रेस, महिला भी कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखें, है ना। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप ऐसे कपड़े पहनिए जो सामने वाले पर्सन को भी कंफर्टेबल है और आपको भी कंफर्टेबल हो, है ना। ऐसे ड्रेसअप ना हो, छोटे छोटे कपड़े ऐसे ना हो, है ना। ऐसे ना हो जो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को अनकंफर्टेबल करें, है ना। मैंने शॉर्ट में शब्दों में आपको बता दिया है। आप ऐसे कपड़े पहन के जाए जो हर जगह पर अलाउ हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पर भी आप खड़े हो जाए, हर जगह पर अलाउ हो। ऐसे ड्रेसअप का इस्तेमाल आपको करना है, कोई आपको बोल ना पाए, कह ना पाए, है ना। ऐसे ड्रेसअप का इस्तेमाल करना है ना। सुनिश्चित करें कि आपके जूते आरामदायक और पूरे दिन खड़े होने और चलने के लिए उपयुक्त हो। ऐसे जूते ना हो जो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइट हो, है ना, आपको अनकंफर्टेबल फील करें, बार बार जूतों पर आपका ध्यान जाए पहनने में, चलने में। कुछ लोग क्या है, जूते क्या है कि टाइट होते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। शूज जो आपकी बढ़िया पॉलिश किए होना चाहिए, है ना। और जो है जब भी आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाए तो जूते आपके चमकते होना चाहिए, है ना, बढ़िया सा। ऐसा नहीं कि हर रोज नए ही जूते आप पहन के जाएं, लेकिन जूते जो भी आपके होना चाहिए बढ़िया चमकते हुए होना चाहिए, बढ़िया शानदार तरीके से आपके जूते होना चाहिए। क्योंकि जूते से भी कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको जज करता है कि यार आप ऐसा, जब आप प्लान दिखाते हैं तो आप लाखों की बात करते हैं कि भाई तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाएगा, तुम्हें घर आ जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, और बड़ी बड़ी आप वहां पे आप थोड़ा सा बातें करते हैं, और वो सामने वाला पर्सन देखता है कि आपके जूते में तो छेद है ना। बहुत सारे साथी क्या है ना, जूते में आपकी प्रॉब्लम है, अगर दिक्कत है तो वो सामने वाला पर्सन तुरंत जज कर लेगा कि कहीं ना कहीं यार ये तो पर्सन मेरे को बड़ी बड़ी बातें बोल रहा, बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, लेकिन इसके जूते तो ठीक से है ही नहीं, जूते तो पॉलिश किए नहीं, जूते गंदे हुए हैं, फटे हुए हैं, या कैसे भी हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ड्रेसअप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी। अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल पर्सनालिटी हम क्या है, गर्दन के नीचे का जितना भी हिस्सा आता है वो हमारा कपड़ों से ढका रहता है। तो हमारे कपड़े, हमारे जूते परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को हर्ट करे, किसी भी व्यक्ति को अच्छा ना लगे, है ना। तो उपयुक्त होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए दोस्तों ये पॉइंट है। यहाँ पे दोस्तों कैसा है, महिलाएं क्या है, कुछ महिलाएं जैसे प्लान दिखाने के लिए जाती हैं तो वो बड़ी बड़ी ज्वेलरी एक्चुअली पहन लेती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये बताया है कि साधारण ज्वेलरी चुने। ज्वेलरी आप जो पहनते हैं, कान का हो गया, गले का हो गया, साधारण ज्वेलरी चुने। चमकदार या बड़े आभूषण आभूषण से बचे, क्योंकि ये वे विचलित हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन विचलित हो सकता है और पेशेवर दिखने से आपको रोक सकता है। मतलब आप जो है
आप नेटवर्कर की छवि से आप दूसरे रूप में आपकी छवि सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाएगी। अगर आप जो है कान का हो गया या गले का होगा, कि कुछ बड़े बड़े अगर हम लोग जो है कान के आइटम पहन लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि हमारी छवि फिर नेटवर्कर की नहीं रह जाती, फिर कुछ और ही मैसेज जाने लग जाता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि आप ऐसे गहनों का इस्तेमाल करें जो सामने वाले पर्सन को विचलित ना करें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं सब जगह पे एक्सेप्टेबल हो, वैसी चीजें आप इस्तेमाल करिए, वैसी चीजें पहनिए, है ना। ऐसी कोई भी चीज ना पहनिए जो आपकी बॉडी में दिक्कत करे, आपकी बॉडी मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन को विचलित कर दे, ऐसी कोई भी चीज आप ना आभूषण का इस्तेमाल करें। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इसके बाद दोस्तों है, अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करें और उन्हें एक स्मार्ट तरीके से स्टाइल करें। अगर आप मेकअप करते हैं तो इसे हल्का और प्राकृतिक रखें। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी, दोनों लोगों के लिए है। अगर बाल आपके हैं तो बाल बढ़िया से कहीं ना कहीं कंघी किए हो, है ना। और मेकअप अगर आप करते हैं, मेकअप तो वैसे जेंट्स कम करते हैं, लेकिन अगर मेकअप करते भी है तो नेचुरल दोस्तों मेकअप होना चाहिए। अगर आप महिला हैं, तो महिला अगर आप हैं तो मेकअप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, प्राकृतिक लगना चाहिए। सिंपल एंड बढ़िया से करिए, है ना, सिंपल ऐसा करिए जो एक्सेप्टेबल हो। सिंपल सा कहने का मीनिंग यही है। तो जो है, अगर आप मेकअप भी कर रहे हैं तो मेकअप का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे साथी हो सकता है कह रहे होंगे कि सर ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी क्या हमें ध्यान में रखना पड़ेगा? बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इस बिजनेस का हिस्सा है ना। हम बाहर से जो भी दिखते हैं वो हमारे इस बिजनेस का पार्ट है। तो आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके बालों पे भी, आपके कहीं ना कहीं नाखूनों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। महिलाएं क्या है, बहुत से बड़े बड़े नाखून रख लेती, तो मैं आपको ये बोलूंगा, है ना, कि जो है कहीं ना कहीं ऐसा आप अपना ड्रेसअप रखिए, अपने आप को ओवरऑल पूरी बॉडी जो इस तरीके से रखिए, ताकि जिससे क्या है सामने वाला पर्सन विचलित ना हो। आपके पास ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा है, इसके लिए क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। अपने बालों को अच्छी तरीके से बांध की जाए, है ना, और उन्हें एक स्मार्ट तरीके से स्टाइल अगर आप करना चाहें तो स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल करने का मतलब यह है कि प्रोफेशनल आपको बन के जाना है। स्टाइल भी जो आपका होना चाहिए वो प्रोफेशनल ही स्टाइल होना चाहिए। ऐसा कोई स्टाइल नहीं होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर दे, इसको विचलित कर दे, ऐसा स्टाइल नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। सुनिश्चित करें कि आपके नाखून साफ सुथरे अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन ये आपकी सामान्य पेशेवर छवि को बढ़ा सकती है। जी हाँ, ये जो चीज है नाखून का भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके नाखून है तो नाखून को बढ़िया से क्लीन रखिए, साफ रखिए, छोटे रखिए, है ना, कोशिश करें, है ना, ज्यादा बड़े ना रखिए, है ना। बढ़िया से नाखून का भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल पूरी बॉडी का आपको ध्यान रखना है, नाखून हो, आपके शूज हो, आपकी कहीं ना कहीं टाई हो, आपकी शर्ट हो, जो भी आप कपड़ा पहनते हैं हर चीज का आपको ध्यान रखना है ना। और साथ में कहीं ना कहीं ध्यान, मैंने आपको बताया कि गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आपकी बॉडी से स्मेल वगैरह ना है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। शूज में कहीं ना कहीं गर्मियों के मौसम में स्मेल वगैरह अगर आती है तो उसके लिए भी आप तैयारी करके जाए, तैयारी रखें कि ऐसा कुछ अगर होता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप जो है तैयार रहें। है ना, सामने वाले पर्सन को आपकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल ना फील हो, आपकी वजह से सामने वाले पर्सन को दिक्कत ना महसूस हो। क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा पहला जो प्रभाव सामने वाले पर्सन पर पड़े, वो प्रभाव बढ़िया प्रभाव पड़ना चाहिए, अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो अच्छा प्रभाव पड़ा डालने के लिए क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चेहरे पर नेचुरल स्माइल रखें। चेहरे पर जो है वो नेचुरल स्माइल रखें। आपने क्या है कि सारा जो पहले 5 पॉइंट आपने देखे, 5 पॉइंट तो आपने फॉलो कर लिए, लेकिन जब आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो बात आप या तो गुस्से में कर रहे हैं या चेहरे पर 12 बजा है, मतलब चेहरे पर कोई स्माइल ही नहीं है, तो ये भी दोस्तों नहीं चलेगा। सारी चीजें आपने कर लिया लेकिन ये चीज अगर रह गई ना, तो समझ लीजिए कि सारा जो आपका मेकअप है, सारा जो कुछ आपने किया वो सब बेकार रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो नेचुरल स्माइल करिए, बनावटी स्माइल ना करिए, है ना। नेचुरल मतलब यहाँ पे कैसा है कि सामने वाले अब जो है अगर लेडीज है तो उसको भी नेचुरल ही आपको स्माइल देना है, कहाँ पर करना है कहाँ पे नहीं करना है ना। कोई स्माइल करने वाली बात है तो आप करिए, लेकिन नेचुरल जो भी होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक आपकी स्माइल होना चाहिए। बनावटी स्माइल
नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मैसेज देना है आपके प्रोस्पेक्ट को। ओके, तो दोस्तों ये ड्रेसअप के लिए 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसलिए आप अपनी ड्रेसअप का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन में जिस तरीके से डॉक्टर हो या फिर कहीं ना कहीं पुलिस हो या फिर आर्मी मैन हो, उनकी ड्रेसअप उनके लिए शान होती है, ऐसे ही हमारे नेटवर्कर भाई लोगों की भी कहीं ना कहीं ड्रेसअप हमारी शान होती है। तो इसलिए ड्रेसअप को ध्यान में रखिए, ड्रेसअप को कहीं ना कहीं ऐसा वैसा करके पहन के ना जाइए कहीं भी प्लान दिखाने के लिए, बढ़िया वेल ड्रेसअप होके प्लान दिखाने के लिए जाइए, जिससे आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा है, और ज्वाइनिंग ज्यादा है तो आपको पैसा ज्यादा बने, है ना। तो ये चीज जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है ड्रेसअप के लिए। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो मुझे मिला था वो मिला था ये कि दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करना। तो हम लोग अभी बात करना चाहेंगे जो हम लोगों को फील्ड पे ऑब्जेक्शन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो 5-6 पॉइंट्स आपने लिख लिए हो गए, है ना, लिखते रहिएगा दोस्तों, है ना। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें जो फील्ड पे ऑब्जेक्शन आते हैं, हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सामने वाले पर्सन से हम पेमेंट मांगने के लिए जा रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं, और सामने वाला बहुत बहुत सारे हमें ऑब्जेक्शन देने लग जाता है। तो कुछ टॉप ऑब्जेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमें अक्सर आते हैं। और ये जो ऑब्जेक्शन है दोस्तों पिछले 20-25 साल से सेम ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2020 में ये दूसरे ऑब्जेक्शन थे, 21 में दूसरे थे, 22 में दूसरे थे, ऐसा नहीं है। ये जो ऑब्जेक्शन है ये 2010 में भी यही ऑब्जेक्शन थे, 15 में भी थे, ये 16 में भी थे, 20 में भी थे, 24 में भी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले ये जो है जब तक नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा तब तक भी ये ऑब्जेक्शन आपको आते रहेंगे। तो दोस्तों इन ऑब्जेक्शन को मास्टर करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पिछले 25 साल से जब से नेटवर्क मार्केटिंग बना है तब से कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, और जब तक इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग रहेगी तब तक ये ऑब्जेक्शन आपको हम सभी को आते रहेंगे। इसलिए इन ऑब्जेक्शन को मास्टर करना, इनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये ऑब्जेक्शन जो है एक बार आपको सीखना है, अगर आपने एक बार सीख लिया, बार बार आपको नया सीखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार आपको सीख लीजिए, बस काम हो गया आपका। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्शन पर बात करते हैं दोस्तों। पहला टॉप ऑब्जेक्शन की बात कर लीजिए, तो पहला अगर टॉप ऑब्जेक्शन है, ये हर जिसने भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग किया उसको ये ऑब्जेक्शन आया ही होगा, आया ही होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना, नहीं होगा जिसको ये ऑब्जेक्शन ना आया हो। हर नेटवर्कर को ये ऑब्जेक्शन आया ही होगा। तो ये टॉप ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको भी जरूर ये ऑब्जेक्शन आया होगा कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो चलिए इस ऑब्जेक्शन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। हम दोस्तों कैसा है, पहला ये है कि जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखा चुके हैं, तो प्लान दिखाने के बाद एग्जांपल मान लीजिए आप उसका फॉलो अप करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने ऑनलाइन प्लान दिखाया है, अगर ऑफलाइन भी आपने प्लान दिखाया है, तो भी कहीं ना कहीं आप किस तरीके से बात करेंगे। देखिए सर मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है, पूरा प्लान मैंने आपको समझा दिया है। अगर उसने ऑनलाइन प्लान देखा तो ऑनलाइन के बारे में आप पूछ सकते हैं कि सर पूरा प्लान आपने देख लिया, पूरा समझ लिया, लास्ट तक वेबिनार में आप रुके थे, हाँ रुके थे, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्लान को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज है जो मुझे दोबारा से समझाने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, सर मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कुछ भी ऐसा मन में आपके है तो आप बताइए। पहले क्या है, उसका जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो सॉल्व करना है आपको, पहला काम यही करना है ना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर हम आगे जाएंगे। अगर यहाँ पे सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन डालता है, वो बोलता है कि मेरे को यार फ्लैश आउट नहीं समझ में आया, ये 4 पे आउट कटिंग होते हैं ये मेरे को नहीं समझ में आया, है ना, ये 1680 में 1500 कंपनी कैसे देती ये नहीं समझ में आया, मतलब यहाँ पे XYZ कुछ भी अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आया, पहले इसको ये क्लियर करिए। पहले अगर उसने बोला कि हाँ ये फ्लैश आउट नहीं समझ में आया, तो इसको फ्लैश आउट पहले समझाइए, और समझाने के बाद अगेन वापस से फिर से वही सवाल पूछिए कि सर अब आपको पूरा मतलब पूरा क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो नहीं है ना। यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन बोलने लग जाए कि हाँ एक और सवाल है, तो यहाँ पे अगेन वापस से ये आप पहले ही वाले ऑब्जेक्शन में भी कर सकते हैं कि सर इकलौता यही ऑब्जेक्शन है या फिर इसके अलावा और भी कुछ है। सिर्फ एक ही यही चीज है
जो आपको नहीं समझ में आई, या फिर इसके अलावा और भी कुछ है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि एक्चुअली ऑब्जेक्शन उसके कितने हैं, और जो सवाल कितने करने वाला है ना। तो ये चीज पहले ही आप पूछ लीजिए कि भाई यही इकलौती चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या इसके अलावा और भी कुछ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऑब्जेक्शन कितने हैं। क्योंकि अगर ये आपने नहीं पूछा, तो आप क्या है, आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, सामने वाला पर्सन फिर से दूसरा सवाल कर जाएगा, दूसरा सवाल आप करेंगे, दूसरा हैंडल करेंगे उसको, तीसरा वो पूछने लग जाएगा। तो ये सिचुएशन से निकलने का रास्ता यही है कि आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि भाई यही इकलौती प्रॉब्लम है, इसके अलावा कहीं ना कहीं यही चीज आपको नहीं समझ में आई, बाकी आपको सब क्लियर है। तो पहले डाउट सॉल्व करना है, डाउट क्लियर हो गया। अब डाउट क्लियर होने के बाद आप पूछिए, चलिए ठीक है सर, आपको कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, जैसा कि आपने प्लान देखा, प्लान में सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा सर, पैसा कमाने का तरीका, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, बेस्ट क्या लगा, बेस्ट को आपको पूछना है। तो वो बताएंगे कि हाँ ये मुझे बेस्ट लगा, अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। अगर वो ना बता पा रहे हो, तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी उनको दे सकते हैं कि यार 1600 का ज्वाइनिंग आपको अच्छा लगा, छोटा अमाउंट है वो आपको अच्छा लगा, यहाँ पे डेली पे आउट मिलता है वो आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, है ना। तो अच्छे पर आपको फोकस कराना। इसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ जो चीज उन्होंने बोली, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग पैकेज बोला, या ज्वाइनिंग छोटा अमाउंट बोला, या फिर कहीं ना कहीं डेली पे आउट बोला, तो आप उनके साथ सिमिलरिटी मिला दीजिए, तालमेल मिला दीजिए कि सर एग्जैक्टली मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था, एग्जैक्टली मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था, है ना। जैसे ये आपको अच्छा लगा, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था, और इसके वजह से मैंने स्टार्टअप किया था। अब उनसे अगला सवाल ये पूछने लग जाइए कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये सारा चीजें अच्छी लगी, अब इस काम की शुरुआत करने के लिए अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आपने देखा कि हम 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पे आईडी का भी आप पूछ सकते हैं, और प्रोडक्ट का भी पूछ सकते हैं कि सर क्यूबा के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, या मोरिंगा के साथ, या सैनिटरी पैड के साथ, कौन से प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे, है ना। हमेशा ऑप्शन दे दीजिए, 2 3 ऑप्शन दे दीजिए। जब ऑप्शन आप देते हैं, तो ऑप्शन देने से फायदा ये मिलता है कि सामने वाला पर्सन आपके दिए ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चुनता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपने दे दिया कि भाई कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे, 1 से, 3 से, या 7 से, है ना। अब यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं 3 आईडी से शुरुआत करना चाहूंगा, तो आप उनको बताइए, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है। जब मैंने भी सर इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली स्टार्ट किया था, तो मैंने भी 3 आईडी से शुरुआत किया था। अगर आपने 3 आईडी से किया है तो बताइए, अगर नहीं किया तो फिर आप नहीं बताएंगे, है ना। सामने वाला पर्सन अगर कहता है मैं 7 आईडी से शुरुआत करना चाहूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 7 आईडी से शुरुआत किया तो सिमिलरिटी मिलाइए, लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है, सर बहुत शानदार बात है। मैंने तो सर जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था, तो मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने तो 3 ही आईडी लगा के शुरुआत किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं सोचता हूँ कि यार मैंने भी कहा 7 आईडी से ही शुरुआत किया था, लेकिन सर आप बहुत बढ़िया काम करने के लिए जा रहे हैं, आप 7 आईडी से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब सर आपके सपने बड़े हैं, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने तो ये गलती कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके डिसीजन की तारीफ करिए, उसको अप्रिशिएट करिए कि भैया 7 आईडी से आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। ये बोल के आप आगे बढ़िए। अब जो है नेक्स्ट आपका सवाल ये आता है, अगला सवाल ये आता है कि भैया 7 आईडी से करोगे, 3 आईडी से करोगे, 1 आईडी से करोगे। अब जो है 1 आईडी का पैसा इतना लगेगा, 3 का इतना लगेगा, 7 का इतना लगेगा। अगर आप 7 आईडी से करना चाहते हो, तो इसका जो पेमेंट है वो 11,760 लगेगा। अब ये पेमेंट आप कैसे करेंगे, ये पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देना है। कैसे करेंगे के बाद रुकना नहीं है, यहाँ पे फटाफट तुरंत ऑप्शन देना है कि गूगल पे, फोन पे, या फिर कैश, या फिर पेटीएम, या फिर कुछ भी आप नेट बैंकिंग, यहाँ पे आप ऑप्शन दे दीजिए, हमेशा ऑप्शन दीजिए। अब यहाँ पे सामने वाला पर्सन या तो ऑप्शन में से कोई चुनेगा, या फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आपको आएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आएगा। एग्जाम्पल हम, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात करें, तो हमने मान लिया यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आ गया। अगर नहीं आया, सामने वाले पर्सन ने बोला गूगल पे, फोन पे, तो तुरंत का तुरंत गूगल पे, फोन पे नंबर तुरंत देना है, और उसको बोलना क्या है कि भाई मेरे अभी का अभी ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें अभी कंफर्म करके बता देता हूँ कि मेरे पास पेमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट दे दो, मैं अभी आईडी लगा देता हूँ। यहाँ पे डिले नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चलो ठीक है मैं गूगल पे नंबर भेज दूंगा, फोन पे नंबर भेज दूंगा, आप मेरे को पेमेंट करके आप भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देना। ऐसा नहीं करना है, डिले नहीं करना है ना। यहाँ पे बोला जाता है कि खाना बिल्कुल तैयार है, तो उसको फटाफट खा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर सामने वाले पर्सन ने गूगल पे, फोन पे बोला, तो आप तुरंत पेमेंट लीजिए। अगर उसने ऑब्जेक्शन डाला, तो आप इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सामने वाले पर्सन ने बोला कि यार शुरुआत तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है।
सामने वाले पर्सन ने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, अब इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे। देखिए कैसा होता है कि सामने वाले पर्सन ने अगर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, तो पहले आप उसको बोलिए ये कि पहले तो उसके साथ एग्री कर जाइए। और किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का अच्छा तरीका यही कि सामने वाले पर्सन के साथ एग्री कर जाइए कि सर कहीं ना कहीं मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। हो सकता है कि अभी आपके पास 11,760 रुपए तुरंत ना हो सकता है कि आपके पास 5,040 अभी तुरंत ना हो, इतने सारे पैसे कोई जेब में डाल के नहीं घूमता है। तो मैं मानता हूँ कि सर अभी हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, है ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं अभी हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं कि सर एक्चुअली स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए सर, आप थोड़ा सा मुझे ये कंफर्म बताइए कि सच में सर क्या आपको आपका सपना पूरा करना है या नहीं करना है। सच में आपको आपका सपना पूरा करना है, क्योंकि जब आप प्लान की बिगनिंग अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं, तो आपने क्या है उससे उसका ड्रीम तो पूछा होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब हम लोग प्लान की बिगनिंग करते हैं, तो मैं जब प्लान दिखाता था उसके 6-7 सपने पहले ही उसको डायरी में लिख के उसके सामने प्रेजेंट करता था कि सर अगर आपको इन सारे सपनों में से कोई एक चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे। तो नीड क्या है मैं पहले ही निकाल लेता था। अगर आपने वैसे प्लान दिखाया तो आपके लिए ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब सामने वाला पर्सन कहता है कि चलो यार करना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास पैसे नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्चुअली इस काम को करने का डिसीजन क्या है, स्टार्टअप करने का डिसीजन क्या है। पैसा जो है ना वो बाद का स्टेप है, कि भाई हम अगर इस काम को करेंगे तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर हम इस काम को करेंगे ही नहीं तो फिर हमें पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपका मैं डिसीजन पूछना चाहता हूँ कि आपका डिसीजन हाँ है या ना है। मतलब आप इस काम को करना चाहते हैं सच में या नहीं करना चाहते। मैं आपके पहले डिसीजन पूछ रहा हूँ कि डिसीजन आपका क्या है। तो सामने वाला कहेगा डिसीजन तो यार हाँ है, लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उसने 7 आईडी या 3 आईडी से बोला है, तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है कि 5,040 आपके पास अभी ना हो। लेकिन अगर अगर आपको स्टार्टअप करना हो तो अभी आपके पास कितने हैं, अभी आपके पास कितने हैं। यहाँ पे सामने वाला पर्सन हो सकता है कह दे कि यार अभी तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं सर, अभी आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली ज्वाइन करना चाहा था, तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मेरे सीनियर ने, मेरे अपलाइन ने, मेरे जो है मेंटोर ने जब ये प्लान मुझे दिखाया था, तो उन्होंने मेरे से दो बातें एक्चुअली पूछी थी। पहला उन्होंने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि आज आप 20 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज आपके पास अगर 1680 रुपए नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपके पास आज 20 साल की उम्र में 1680 रुपए अगर नहीं है तो आपको कैसा महसूस हो रहा। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको बोला था यार बहुत बुरा फीलिंग आ रही है। और उन्होंने मेरे से दूसरी बात ये पूछी थी, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि चलिए ठीक है, आज अगर आपके पास 1680 नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद क्या आपके पास पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया था, मैंने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल होना चाहिए था, है ना, बिल्कुल जो होना चाहिए, है ना। आने वाले टाइम में बिल्कुल पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आज हर चीज होती है, हर काम चलता है ना। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में पैसा हो, तो पैसा होने के लिए क्या है कि आपको इस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप इस काम की शुरुआत आज करेंगे, तभी तो आने वाले टाइम में आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप 1 साल पहले, 2 साल पहले अगर आप कोई काम कर रहे होते, कुछ आपने डिसीजन ले लिया होता, कुछ पैसा अगर आप कमा रहे होते 1 साल, 2 साल पहले से, तो आज आपके पास पैसा होता। लेकिन अगर आज भी आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आने वाले 1 साल, 2 साल के बाद आप चाहेंगे कि आपके पास पैसा हो, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि सर आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां पे क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ होगा तो आपने क्या है कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। अगर आप मान लीजिए आपको कोई बढ़िया सा मोबाइल लगा होगा, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा भाई, क्योंकि पैसा नहीं है तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। लेना चाह रहे थे आप 50,000 का मोबाइल, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपने 15,000 का ही, 20,000 का ही मोबाइल लेके आपने क्या है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। आप लेना तो बढ़िया वाली बाइक चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा कम होगा, नहीं होगा, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, आपने कोई दूसरी बाइक ले ली होगी, है ना। आप कोई कोई भी सामान अगर आपने लेना चाहा होगा और पैसे की कमी होगी, पैसा कम होगा, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। तो सामने वाला कहेगा हाँ यार ऐसा तो मैंने भाई कई बार किया, बहुत बार किया, कॉम्प्रोमाइज किया है,
है ना, लेना तो कुछ चाहा था लेकिन पैसा नहीं हो, तो हम कहीं ना कहीं कम वाली से सस्ती चीज लेते हैं, ले लेते हैं। तो अब आप उससे अगला सवाल पूछिए कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी पड़ी है आपकी पूरी फैमिली में, जब अचानक से आपको कहीं ना कहीं 20,000, 30,000, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी हो, और अचानक से क्या है वो पैसा आपको अरेंज करना पड़ा हो, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो सामने वाला पर्सन आपसे जरूर बताएगा कि हाँ यार, एक बार हमारे पिताजी बीमार थे, या फैमिली में किसी को एक्सीडेंट हो गया था, या ये हो गया था, बीमार हो गया था, तो अचानक से मुझे 20,000, 30,000, 50,000 अरेंज करने पड़े थे। तो आप उससे पूछिए कि ये जो पैसा है ये आपने कितने दिन में अरेंज किया था, है ना, 2-4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में, कितने दिन में अरेंज किया था? तो वो कहेगा यार 1-2 दिन में अरेंज किया था, 1-2 दिन में अरेंज किया था। तो अब आप कि यह पैसा आपने अरेंज क्यों किया, ये पैसा आपने अरेंज क्यों किया? आपके सामने क्या है कि मोबाइल जब आप लेना चाह रहे थे, ये पहली घटना है जब आप मोबाइल लेना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप बाइक लेना चाह रहे थे, लेकिन बाइक जो भी आपको पसंद आई वो आप नहीं ले पाए, दूसरी बाइक आपने ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा आपके पास कम था, तो यहाँ पे भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब आपके फैमिली में कोई मेडिकल इश्यू आया, मेडिकल इमरजेंसी आई, तो यहाँ पे क्या है, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यहाँ पे क्या है कि आपने अरेंज किया, यहाँ पे आपने क्या है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यहाँ पे आपने अरेंज किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन दोनों घटनाओं में डिफरेंट क्या है, इन दोनों घटनाओं में फर्क क्या है? एक घटना में आप कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरी घटना घटना में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, तो इन घटनाओं में फर्क क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी वाली घटना है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा जरूरी होगी, इसलिए क्या है, यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा बिल्कुल सर सही आप कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे मेरे पिताजी की लाइफ बचानी थी, है ना, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था या कुछ भी मेडिकल इशू आया था, उनको दिक्कत हुई थी, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं वहां पे पैसा अरेंज किया था। तो अब आप उनको बोले कि बिल्कुल सही सर, है ना, कहीं ना कहीं वो चीज क्या आपके लिए जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपने अरेंज किया। लेकिन शायद बाइक आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मोबाइल आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आपने वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, जब मैंने प्लान की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में आपने बताया था कि मेरा ये सपना है, मेरी ये जरूरत है, मैं इतना अर्निंग करना चाहता हूँ, है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सपना, अगर ये पैसा, अगर ये गाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सर ये पैसा अरेंज कर लीजिए। अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अगर आपके लिए आवश्यक है, अगर आपके लिए जरूरी है, वो सपना, वो गाड़ी, वो घर, वो जो भी आपने शुरुआत में नीड निकाली है, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो आप क्या है, ये पैसा अरेंज कर लीजिए। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बताइए सर क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ऐसा करके सामने वाले पर्सन से सवाल पूछिए, तो सामने वाला कहेगा अरे यार इंपॉर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है सर, तो पैसा अरेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाखों रुपए, आपको हजारों रुपए अरेंज नहीं करने हैं। हम मानते हैं कि अगर आप 7 आईडी से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपके पास 7 आईडी का पेमेंट अभी नहीं है, लेकिन आप क्या है, कुछ कम आईडी लगा के शुरुआत कर सकते हैं, आप 3 आईडी से शुरुआत कर सकते हैं, है ना, बाकी जो है पैसा कमा के आप बाकी और आईडी आप बाद में भी लगा सकते हैं, है ना। तो 3 आईडी से शुरुआत कर लीजिए। अगर 3 आईडी से बोल रहा है स्टार्टअप करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आप उसको बोल सकते हैं कि आप 3 आईडी से अगर नहीं हो रहा तो 1 आईडी से शुरुआत कर लीजिए, बाकी बाद में 2 आईडी लगा लीजिए, है ना। इसके बाद हम अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए 50 लोगों की टीम का हम फॉर्मूला यहाँ पे हम बाद में लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले उसको राजी तो करें स्टार्टअप करने के लिए, है ना। अब इसके बाद में अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ अरेंज कर लूंगा, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे नखरे करता है, तो आप उसको बताइए कि आज स्टार्ट करने का क्या फायदा है, अभी स्टार्ट करने का क्या फायदा है, उसके लिए आप बताइए कि हमारे सीनियर मिस्टर राकेश सर हैं, और वो कहीं ना कहीं 50 लोगों की एक सेलेक्टेड टीम बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑलरेडी 44 लोग हो चुके हैं, 45 लोग हो चुके हैं, और वो अगले 3 महीने तक आपको पर्सनली गाइड करने वाले, पर्सनली मेंटोरशिप देने वाले हैं। तो ये है अर्जेंसी का पार्ट, है ना। आप बताइए कि हमारे सीनियर जो है मिस्टर राकेश सर 1,35 लाख से भी ज्यादा का अर्निंग कर चुके हैं, ऑडी जैसी कार ले चुके हैं, वो आपको अगले 3 महीने तक पर्सनली आपको गाइड करेंगे, और 3 महीने में ही आप 40 से 50,000 रुपए
अर्न करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 50 लोगों का ही एक्चुअली ग्रुप है, 50 लोगों को ही वो ट्रेन करने वाले हैं। और इसमें से क्या है, सिर्फ 44 लोग, अब 44 लोग हो चुके हैं, सिर्फ 6 लोग बाकी हैं। अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो उस लिस्ट में मैं आपका नाम ऐड करवा दूंगा। लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर वो आपको मौका 3 महीने बाद मिलेगा। तो आज स्टार्ट करने का ये फायदा है। तो पैसे नहीं, पहले वाला कहीं ना कहीं हैंडल करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है, ज्वाइन कराना है। उम्मीद करता हूँ ये ऑब्जेक्शन का आपको आंसर मिल गया होगा। इस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड किसी का अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लिख के फास्ट बता सकते हैं। इस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो आप बता सकते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। है ना, पैसे नहीं वाला ऑब्जेक्शन आपको समझ में आया? चैट बॉक्स में आप फटाफट बता सकते हैं जल्दी से, चैट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्शन अभी कई सारे हैं और ऑलरेडी 9 बज चुका है, 9 बजने वाला है। आपका सवाल अगर हो तो आप टाइप कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड आपका ये पैसे नहीं वाला क्लियर है? सभी को क्लियर है? ओके, यस यस, यस सर, क्लियर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या हमारा है दोस्तों? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, सोच के बताऊंगा। बहुत धांसू ऑब्जेक्शन है, खतरनाक ऑब्जेक्शन है। ये भी क्या है, बहुत आता है। और यहाँ पे लोगों का कहें मतलब वो भी खुद नहीं सोच पाते हैं कि यार इसका जवाब मैं क्या दूं। तो सोच के बताऊंगा जो ऑब्जेक्शन आता है, इसको ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है। देखिए, पहला ये है कि प्लान आपने दिखाया पैसे वाला, अगर ऑब्जेक्शन आया तो आपने हैंडल कर लिया। आप सोच के बताऊंगा अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको बिल्कुल सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा एग्री करना है कि सामने वाले के साथ में कि हम, हाँ बिल्कुल सर, कोई भी काम जब स्टार्टअप करना चाहिए तो हमेशा सोच समझ के ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर कोई काम हमने किया तो उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। तो बिल्कुल सर सोच लीजिए। पहले हमने क्या किया, सामने वाले पर्सन के साथ एग्री कर लिया। अब उसको हम क्या बताएंगे, उसको हम ये भी बताएंगे कि कहीं ना कहीं मेरे दादाजी एक्चुअली हमेशा कहते थे कि यार कहीं ना कहीं कोई भी काम करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए। तो बहुत अच्छा डिसीजन आपका है। जब मैंने भी किया था तो मैंने भी इसको सोच समझ के ही किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा समझा और डिसीजन लिया, है ना, मैंने सोचा समझा और डिसीजन लिया, है ना। सोचना समझना है और सोचना समझने के बाद डिसीजन भी लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, समझ लिया, आप किस विषय में सोचना चाहते हैं। और सोचने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्लान की कॉन्सेप्ट के बारे में हो सकता है कि आपको अभी मान लीजिए पूरी जानकारी तो है नहीं। लेकिन आप जिस विषय में सोचना चाहते हैं वो विषय आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा और मैं आपको मदद करूंगा, आपको सोचने में हेल्प करूंगा। ऐसा बोल के कहीं ना कहीं आप चुप हो जाइए और सामने वाले पर्सन को बोलने दीजिए, है ना, सामने वाले पर्सन को बोलने दीजिए। अब सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपको पता है नहीं, सोचेंगे हम, घर जाके सोचेंगे हम, कल बताएंगे, सोचेंगे, है ना, ऐसा वो बोल सकता है। तो देखिए, आप उससे पूछिए कि एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। एग्जांपल मान लीजिए आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, एग्जांपल मान लीजिए। अब आप किसी भी एरिया का, अपने एरिया के हिसाब से आप नाम ले लीजिएगा। आप उसको पूछिए कि एग्जांपल मान लीजिए आपको कानपुर से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए, कानपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते, कानपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, आप सोचेंगे, है ना। आपको कहीं ना कहीं अगर 3 रास्ते हो तो 3 रास्तों में से आप सोचेंगे कि यार इससे जाऊं, इससे जाऊं, इससे जाऊं। लेकिन एग्जाम्पल मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जाने का सिर्फ एक रास्ता हो और जाना जरूरी हो, जाना आवश्यक हो, जाना ही जाना हो, और कहीं ना कहीं रास्ता सिर्फ एक ही हो, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे, सोचेंगे या जाएंगे? तो सामने वाला कहेगा यार जब रास्ता एक ही है तो जाना ही पड़ेगा, जाएंगे। तो आप जो है, जब आप उसको प्लान शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में ये चीजें पूछ लीजिए कि एक्चुअली जो वर्तमान आप काम कर रहे हैं, वर्तमान काम से क्या आपको लगता है। पहले तो आपने नीड निकाली थी, जैसे मैं प्लान दिखाता हूँ तो मैं पहले उसके 6-7 सपने उसके सामने डायरी में रख देता हूँ और उसको पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सारे सपनों में से कोई एक चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे। तो सामने वाला पर्सन अगर जो भी सपना चुन लेता है, सपने को चुनने के बाद उसको मैं पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। अगर उसने आलीशान घर चुना तो ये घर बनाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना घर, बड़ा घर आप बनाना चाहते हैं, शहर में बनाना चाहते हैं, गांव में बनाना चाहते हैं, ये ये जो घर बनाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। एग्जाम्पल, उसने बोला कि मुझे 50 लाख लगेगा। तो वर्तमान जो आप काम कर रहे हैं उस काम से क्या लगता है कि ये जो 50 लाख आप अर्निंग करना चाहते हैं कितने दिन में आप अर्न कर पाए। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि 20 साल लग सकते हैं, 30 साल, 50 साल लग सकते हैं, आइडिया नहीं कितने दिन में हो पाएगा, क्योंकि अभी 15,000 कमाता हूँ उसमें कुछ बचा ही नहीं पाता हूँ, है ना। तो आप उसको पूछिए
उसको बोलिए कि सर जब मैंने प्लान की शुरुआत की थी तो आपने क्या बोला था कि यार मेरी जॉब से तो पॉसिबल नहीं, मेरी जॉब से मेरे काम से तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त कहीं ना कहीं आपने तो कहीं ना कहीं वही बात कर दी कि रास्ता तो आपके पास कोई दूसरा है ही नहीं। आपके पास क्या है, तीन रास्ते चुनने वाली बात तो यहाँ पे आती ही नहीं है, क्योंकि आपकी केवल एक जॉब है। और वो जो जॉब से आपको पता है कि उस रास्ते पर जाके आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, उस सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ ना, दिल्ली जाने का मतलब आपके सपने को पूरा करने का मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। आपके सपने को हकीकत में बदलने का मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। इस रास्ते पर चल के आप 100% दूसरे 3 सालों में आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या क्या सोचते रहना चाहिए या फिर उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो सामने वाला कहेगा कि यार चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। तो सर शुरुआत कर लीजिए, मिलके हम लोग काम करते हैं और मिलके हम लोग पैसा कमाते हैं, है ना। इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि अगर आपके पास तीन रास्ते हो तो आप सोचेंगे कि भाई ये किस रास्ते से जाऊं, लेकिन अगर रास्ता एक ही हो तो फिर आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, आप सोचेंगे या जाएंगे, सोचेंगे या जाएंगे। तो बोलेगा जाएंगे, है ना, क्योंकि सोचने का विकल्प ही हमारे पास नहीं बनता। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, घर वालों से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, वाइफ से पूछना पड़ेगा। ये ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन आता है ये स्टूडेंट और हाउस वाइफ में ज्यादा आता है। स्टूडेंट और हाउस वाइफ में ज्यादा है, तो इनके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहले क्या करिए। प्लान अगर आप एक स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, एक हाउस वाइफ को दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले एक सवाल पूछ लीजिए। सर मैं ये काम आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये काम अच्छा लग गया, पसंद आ गया, तो इस काम को करने का एक्चुअली डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हैं, आप लेते हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई और लेता है। अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि नहीं यार डिसीजन तो मेरे पापा लेते हैं, मम्मी लेते हैं, तो फिर मम्मी पापा के साथ प्लान दिखाइए। अगर हाउस वाइफ को आप प्लान दिखा रहे हैं और मैडम कहती हैं कि मैं तो डिसीजन नहीं लेती हूँ, एक्चुअली डिसीजन मेरे हस्बैंड लेते हैं, तो फिर आप अकेले प्लान ना दिखाइए, हस्बैंड को प्लान बैठ के आप दिखाइए। फिर भी कहीं ना कहीं आप पूछिए, अगर ऑब्जेक्शन ये आ ही जाता है, मान लीजिए इसका आपको आंसर करना है, तो कहीं ना कहीं आप पूछिए, आप थोड़ा सा इस ऑब्जेक्शन को पहला तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के साथ एग्री हो जाना है कि बिल्कुल सर घर वालों से पूछ के, घर वालों की सहमति से, राय सलाह से एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि आप सिर्फ सलाह लेना चाहते हैं घर वालों से, या अगर घर वालों से, घर वालों का डिसीजन आप पूछना चाहते हैं, घर वालों के डिसीजन से एक्चुअली काम करना चाहते हैं, या सिर्फ आप सलाह लेना चाहते हैं। क्योंकि सलाह लेना क्या है दूसरी बात है, और अगर आप कहीं ना कहीं घर वालों के डिसीजन से करना चाहते हैं, अगर घर वालों ने बोल दिया कि हाँ करना है तो आप कर लेंगे, और अगर घर वालों ने बोला कि नहीं करना तो नहीं करेंगे, तो आपका कौन सा वाला एक्चुअली सीन है कि घर वालों से आपको सलाह लेना है या घर वालों से पूछना है। अगर उन्होंने कह दिया ना, तो ना करेंगे आप, अगर हाँ बोल दिया तो हाँ, कौन सा वाला सीन है। तो सामने वाला पर्सन कहेगा कि यार एक्चुअली क्या है, सलाह लेना चाहता हूँ, करना तो मैं खुद चाहता हूँ, है ना, लेकिन मैं घर वालों से सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं काम ये सही है या नहीं सही है। तो आप उनको बताइए कि एक्चुअली पूछना किससे चाहिए, जो पर्सन क्या है उस फील्ड का महारथी हो, जो एक्सपर्ट हो, उससे आप सलाह लीजिए, है ना। सलाह की अगर ही अगर आपको लेना है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो कहीं ना कहीं क्या है कि इस फील्ड की जानकारी रखता है। उस व्यक्ति से सलाह लीजिए, उस व्यक्ति से पूछिए। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस फील्ड की जानकारी नहीं रखता है, वो आपको सलाह नहीं दे पाएगा। तो अगर पूछना ही है तो आप नेटवर्कर से किसी पूछिए, तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों से एग्री करेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं आप बोलिए, आप बोलिए कि देखिए कैसा होता है कि हम क्या है कि जैसे मान लीजिए बचपन में क्या होता है, बचपन में हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है, वो हम कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा डिसीजन लेते हैं। हमारे मम्मी पापा डिसीजन लेते हैं कि हमें किस स्कूल में जाना है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं, तो कौन से हम कपड़े पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर वाले डिसीजन लेते हैं। हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पहली साइकिल कौन कैसी लेना है, कौन सी लेना है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर वाले डिसीजन लेते हैं। और इसके बाद क्या है, जब हम नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ में आने के बाद हमें एक्चुअली आर्ट साइड जाना है या साइंस साइड जाना है या कॉमर्स जाना है, यहाँ पे डिसीजन एक्चुअली किसका होता है, यहाँ पे डिसीजन मेरा होता है ना। और इसके बाद जब हम हाई स्कूल में आते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमें ये डिसीजन एक्चुअली खुद ही लेने का मौका मिलता है, ये हम डिसीजन लेने लग जाते हैं। जब पहली बाइक हमने ली थी, तो बाइक के लिए पैसा हो सकता है कि पापा ने ही लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सी बाइक लेनी है,
ये डिसीजन किसने लिया था? ये मैंने लिया था, यानी आपने लिया था। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो शादी के लिए कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, आपके पूरे फैमिली में लड़की देखी होगी, लेकिन लास्ट जो डिसीजन रहा होगा वो आप ही का रहा होगा। सभी लोगों ने यही कहा होगा कि भैया लड़की तुम्हें अगर पसंद है तो हमें भी पसंद है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो अगर नहीं पसंद है तो हमें भी पसंद नहीं है। तो आप उनको बताइए कि देखिए कैसा होता है, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद क्या है, हम हमारी लाइफ के डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं, हम खुद फैसला लेने लग जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं इस काम को आपने देखा है, आपने समझा है, आपने, क्योंकि घर वालों ने ना ही देखा है ना ही समझा है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने लायक हो गए हैं, खुद मतलब बड़े हो गए हैं क्या? जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं बाइक का डिसीजन लिया था, जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं आपने हाई स्कूल में या इंटर में साइंस साइड करना है, आर्ट साइड करना है, वहां पे आप डिसीजन आपने अपना खुद का लिया था। शादी अगर आपकी हो गई हो तो आपकी शादी का डिसीजन भी आपने खुद लिया है। तो यहाँ पर जब पैसे कमाने की बात है तो यहाँ पे डिसीजन आपका होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए? देखिए कैसा होता है कि इस दुनिया में अगर आप अपनी मर्जी से अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और लेता है तो फिर आप जो आपकी जो लाइफ है ना, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, वो दूसरे के हिसाब से चलेगी, क्योंकि डिसीजन किसी और ने लिया। तो आप मुझे बताइए कि आप जो अपनी लाइफ है वो आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, या फिर घर वालों के हिसाब से, या परिवार वालों के हिसाब से, या मोहल्ले वालों के हिसाब से, कैसे आप चलाना चाहते हैं? तो सामने वाला पर्सन कहेगा यार मैं मेरी लाइफ अपने हिसाब से चलाना चाहूंगा। तो अपने हिसाब से अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको क्या है, स्टार्ट करना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो सर डिसीजन लीजिए, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ पैसे का प्रोडक्ट लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, है ना। इसके बाद में क्या है, कल करूंगा, है ना, कल करूंगा, परसों करूंगा, कुछ दिन बाद करूंगा, है ना, एक महीने बाद करूंगा, ये सवाल आता है ना। इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसको आप बताइए कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं आप 3 दिन से भयंकर भूख लगी हो, आपको एग्जाम्पल भयंकर भूखे हो 3 दिन से, या प्यासे हो आप 3 दिन से, और अचानक से आपके पास खाना आ जाए, पानी आ जाए। तो अगर आप 3 दिन से भूखे हैं तो आप मुझे बताइए, खाना खाएंगे या छुकरा देंगे या छोड़ देंगे? तो सामने वाला कहेगा बिल्कुल खाना खा लेंगे। बिल्कुल, अगर प्यासे हैं 3 दिन से बिल्कुल पानी पी लेंगे, छीन के पानी पी लेंगे, क्योंकि 3 दिन से प्यासे हैं। तो आप उनको बताइए क्यों पी लेंगे? क्योंकि भूखे हैं, प्यासे हैं, है ना। तो आप उनको बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने सपनों के लिए क्या आप भूखे हैं? क्या आपने जो बताया था कि हाँ ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरा सपना है, इस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्या आपको उसी तरीके से भूख है, क्या प्यास है, क्या तड़प है? अगर भूख है, प्यास है, तड़प है तो सर स्टार्ट करिए। अदरवाइज अगर आप ना करना चाहते हैं, कि आप बोल रहे हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, एक महीने के बाद करूंगा, अगर सर आप एक हफ्ते बाद भी मुझे ना बोलने वाले तो सर एक हफ्ते बाद ना बोल के आप मुझे अभी ना बोल दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। कल जो ना ना आप बोलने वाले हैं वो मुझे आप अभी बोल दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सर डिसीजन लीजिए, है ना, डिसीजन लीजिए, क्योंकि मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं आपको भूख है, अगर आपको प्यास है, अगर आपका सपना सच में सपने को आप साकार करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो सर स्टार्ट करिए, मिलके करते हैं और मिलके हम लोग पैसा कमाते हैं, अर्जेंसी बनानी है। ओके, तो इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के साथ एग्री हो जाना है, बिल्कुल सर, मैं आपकी ज्वाइनिंग का पैसा बिल्कुल लगा सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है मिस्टर राकेश सर, उन्होंने एक रूल्स बनाया है, उन्होंने एक नियम बनाया है कि दोस्त कैसा होता है कि हम हर प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं, हर प्रकार से हम मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्त क्या है, उन्होंने एक रूल बनाया है कि हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति की पैसे से रिलेटेड हेल्प नहीं करते हैं, है ना। आप और मुझे भी हेल्प कोई भी हो तो बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन पैसे से रिलेटेड हेल्प हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्त कैसा है, मैं इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कर रहा हूँ। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक रूल बनाया, उस रूल को मैं कहीं ना कहीं तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। वो मेरे आइडल है, मेरे आदर्श है, उनके कहे अनुसार मैं इस सिस्टम में आया हूँ, चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके रूल को नहीं तोड़ सकता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार स्टार्टअप करना चाहिए तो हमेशा खुद का पैसा लगा के स्टार्टअप करना चाहिए। मेरे दादाजी भी हमेशा कहते थे
कि अगर हम हमारा खुद का पैसा लगा के स्टार्ट करते हैं तो धंधे में हमारे बरकत होती है, धंधा हमारा ग्रो करता है। और जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा धन नहीं लगता है वहां पे हमारा मन भी नहीं लगता है। दोस्त, मैं आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, कुछ पैसे का प्रोडक्ट लेके स्टार्टअप करना है, स्टार्ट करिए, मिलके करते हैं, मिलके पैसा कमाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को भी आप हैंडल कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है, मेरे दोस्त ने भी किया था, सफल नहीं हो पाया, है ना। इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपका अगर मामा का लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया, अगर आपका मामा का लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया, तो क्या आप हाई स्कूल का पेपर नहीं देंगे क्या? आपका बेटा हो या कोई भी हो, ये आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण आप परफेक्ट दे सकते हैं कि भाई आपका जो है मामा का लड़का हो गया, आपका चाचा का लड़का अगर हाई स्कूल में फेल हो गया, क्या तो आप पेपर ही नहीं देंगे? क्या आप हाई स्कूल का पेपर नहीं देंगे? तो सामने वाला पर्सन कहेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है, अगर वो फेल हो गया तो ऐसा थोड़ी, कोई जरूरी थोड़ी हम भी फेल हो जाएंगे। आप यहाँ पे एक्सीडेंट का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि यार परसों एक घटना घट गई और मेरे कहीं ना कहीं पड़ोस में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का एक्सीडेंट बाइक से हो गया, तो आप यहाँ पे बाइक छोड़ के जाइए, बाइक बिल्कुल मत चलाइए, है ना। बाइक से अगर चलाते हैं तो बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो सामने वाला कहेगा यार ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कोई जरूरी थोड़ी। तो आप उनको एग्जैक्ट बताइए कि यार मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर दोस्त ने आपके किया था और वो सफल नहीं हो पाया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपका दोस्त अगर फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। यहाँ पे फेल और पास जो होता है वो हमारी मेहनत के आधार पर होता है। अगर हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, ठीक से काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे, तो जरूर हम यहाँ पे सफल होंगे। अब आपके दोस्त ने कैसे किया था, अपना उसने कहीं ना कहीं एफर्ट लगाया था, नहीं लगाया था, उसके अपलाइन ने उसको साथ दिया था, नहीं दिया था, है ना, उसने प्रॉपर सिस्टम को ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिया था, नहीं लिया था, क्या था वो नहीं पता, है ना। तो ये सारी चीजें आप उनको बताइए, समझाइए कि भाई अगर आपका मामा का लड़का फेल हो गया तो कोई जरूरी थोड़ी आप भी फेल हो जाओगे, है ना। तो इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कंपनी भाग गई तो, है ना, ये भी ऑब्जेक्शन आता है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, भाग गई तो, ऐसा करके ऑब्जेक्शन आता है। तो सामने वाले पर्सन को आप ये बताइए कि एग्जाम्पल मान लीजिए आप दे दीजिए एग्जाम्पल कि जो है एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक किराने की दुकान पर गए और वहां से आपने 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट लिया। पार्ले जी का बिस्किट आप लेके आए घर पे, उसको आपने खा लिया। 2 दिन के बाद आपको न्यूज़पेपर में पता चला कि जो पार्ले जी कंपनी थी वो बंद हो गई, वो कंपनी भाग गई। अब आप मुझे बताइए कि आपका कितना नुकसान हुआ? तो सामने वाला कहेगा यार 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो आप उसको बताइए भैया तुमने तो बिस्किट ले लिया था ना, बिस्किट तो खा लिया था, अब तुम्हारा कहाँ पे नुकसान? कोई नुकसान तो हुआ नहीं। ऐसे ही हमारी जो संस्था है, हमारी जो कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पे कैसा, आज हमने यहाँ पे एक स्टार्टअप किया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। और दोस्त कहीं ना कहीं कंपनी भागने का टाइम पीरियड जा चुका है, क्योंकि अपनी कंपनी 5 साल से काम कर रही, छठा साल कंपनी का चल रहा, भागने भागने वाला टाइम पीरियड चला गया है। और ये कंपनी प्रॉपर वर्किंग प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, वर्किंग प्लान है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो भागने वाली कंपनी कौन सी होती, भागने वाली कंपनी कौन सी नहीं होती, वो आप उनको बताइए। बताइए कि भागने वाली कंपनी कौन सी होती, भागने वाली वो कंपनी होती है जो आपसे कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ पैसा भरो, हम आपको क्या है कि पैसा हम देंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों का पैसा लगवाइए और आने वाले टाइम में हम आपको पैसा डबल देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। आपको काम कुछ भी नहीं करना, कंपनी वो जरूर भागेगी, पक्का भागेगी, क्योंकि वहां पे कोई काम तो हो ही नहीं रहा, केवल पैसा इन्वेस्ट हो रहा, तो वो तो जरूर पक्का भागेगी, है ना। तो कौन सी भागने वाली कंपनी, कौन सी कंपनी नहीं, वो इनको समझाइए, है ना। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्शन है, मैं दो नहीं बना सकता, मैं दो नहीं बना सकता। तो सामने वाले पर्सन को बताइए कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे आपको दो बनाने नहीं है, दो बनाने नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में बने बनाए लोग हैं, सिर्फ आपको क्या है, ये जो अपनी जानकारी ये लोगों तक पहुंचानी है, ये जानकारी लोगों को शेयर करनी है। अगर आप 10 लोगों को बताएंगे तो 10 में से कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जैसे बचपन से लेके आज तक आपने क्या है, बहुत से चीजों को रेफर किया है, मोबाइल रेफर किया है आपने, क्या है कोई भी चीज, आप कपड़ा आपको अच्छा लग गया तो कपड़े को आपने रेफर किया, बहुत से डॉक्टर आपने रेफर किया, मिठाई वालों को रेफर किया, टेलर आपने रेफर किया, टीचर आपने रेफर किया कि फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे आपने बहुत से लोगों को रेफर किया। तो भाई यहाँ पे आपको दो बनाने नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे बने बनाए लोग हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, लोगों को जानकारी देना, रेफर करना है। अगर आपने जानकारी दिया तो जानकारी देने से कुछ लोग शुरुआत करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं अभी तक तुमने कितना कमाया। इस ऑब्जेक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन बहुत आता है।
सामने वाले पर्सन को पहला तो ये है कि ये जो ऑब्जेक्शन आना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन आने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ में कहीं ना कहीं आप बात करिए कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जानकार हैं और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो इतनी इतनी आईडी से शुरुआत किया था, इतना इतना मेरे पास लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। और दोस्त कहीं ना कहीं मैंने इस यहाँ से इतना इतना कमा चुका है आज। हाँ, कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आज मैंने लाखों रुपया का अर्निंग अभी नहीं किया है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, एग्जाम्पल आप मुझे बताइए कि जब विराट कोहली जी ने अपनी क्रिकेट की स्टार्ट किया था, इस क्रिकेट की शुरुआत की थी, तो क्या कोई इंसान उनको पहले दिन से बता सकता था या बोल सकता था उनके बारे में कि हाँ यार ये आने वाले टाइम में महान क्रिकेटर बनेगा? या धीरू भाई अंबानी जी जो पेट्रोल पर पेट्रोल पंप डाल रहे थे, तब कोई क्या बता सकता था क्या कि हाँ ये जो है एक महान बिजनेसमैन बनेंगे जाके, बहुत बड़े बिजनेस, इंडिया की टॉप बिजनेस बनेंगे जाके, है ना? ऐसा कहीं ना कहीं कोई ऐसा बता सकता था? या कहीं ना कहीं उनसे अगर पूछा जाता है कि उनसे जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का जॉब का वो काम कर रहे थे, तो अगर उनसे उस वक्त पूछा जाता कि भैया अभी तक आपने कितना कमाया, तो अभी तो क्या है कि वो अभी तो जो जॉब कर रहे थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे थे, तो अभी तो उन्होंने लाखों रुपए अर्निंग नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों के बाद वो अरबपति खरबपति, वो इंडिया की टॉप अमीरों में लोग आ गए। तो आप उनको बताइए कि देखिए कैसा है कि जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो बिगिनिंग से ही कहीं ना कहीं हम सफल नहीं होते हैं। विराट कोहली जी ने जब शुरुआत किया था तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं वो अमीर नहीं बन गए थे, शुरुआत से ही उनके पास पैसा नहीं आ गया था। धीरू भाई अंबानी जी ने जब कहीं ना कहीं अपने जो है काम की शुरुआत की थी, जॉब की शुरुआत की थी, तो पहले दिन से वो करोड़पति अरबपति नहीं बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बने। तो ऐसे ही दोस्त क्या है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, यहाँ से ऑलरेडी मैं 5 हजार कमा चुका हूँ, ये मेरी लिस्ट है। और लेकिन क्या है, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है इस लिस्ट के बेस पे कि यहाँ से भी मैं कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लखपति करोड़पति जरूर बनूंगा। क्योंकि मुझे वर्क पे अपनी भरोसा, मेरी लिस्ट पे भरोसा। ये मेरी 500 लोगों की लिस्ट है, 1000 लोगों की लिस्ट है। अभी मैं आज लाखों रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ, ये हकीकत है। लेकिन इसी धंधे से, इसी बिजनेस में आने वाले टाइम में मैं लाखों करोड़ों रुपए जरूर कमाऊंगा, ये दूसरी भी हकीकत है। तो सामने वाले पर्सन को अपना कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा, अपना विश्वास दिखाइए, और विश्वास दिखा के इसको आप ज्वाइन कराइए। यहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास आपको दिखाना है कि भाई बेशक आज मैं लाखों नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे धंधे की शुरुआत है। जैसे धीरू भाई जी ने जब शुरुआत किया था तो वो भी पहले दिन से लाखों नहीं कमा रहे थे, वैसे आज भी मैं लाखों आज नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं जरूर कमाऊंगा। इसके बाद ये तो चेन सिस्टम है ना? ये तो चेन सिस्टम है। ऐसा भी लोग कहीं ना कहीं आपको बोलने लग जाते हैं, तो आप उनको बताइए कि भाई मेरे चेन सिस्टम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम क्या होता है कि एक के बाद एक कड़ी जुड़ी होती है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी होती है, तो उसको चेन बोलते हैं। लेकिन दोस्त ये चेन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप एक के बाद दो को ज्वाइन करते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। यहाँ पे क्या है, ये चेन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं नेटवर्क बनता है, यहाँ पे टीम वर्क होता है, और यहाँ पे क्या है, लोग बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चेन सिस्टम में होता है कि एक कड़ी अगर टूट गई तो चेन आपकी खराब हो गई। लेकिन दोस्त यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर पाते हैं, तो भी यहाँ पे हमारा नेटवर्क चलता रहता है। तो ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। ये सिंपल सर क्या है, यूज रेफर अर्न करने का मॉडल है। जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला है, उसको आपने अच्छा यूज किया है, आपको अच्छा लगा है, उसी को आपको रेफर करना, और रेफर करके आपको अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे आप बताइए, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है ना? और चेन सिस्टम क्या होता है, आप मुझे बताइए कि आप क्या, आप जो है थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या आप सिम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो क्या आप जियो की चेन में नहीं है? आप कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्या उस कपड़े वाले की चेन में नहीं है? आप अगर राशन जो ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, तो क्या उस सब्जी वाले की चेन में नहीं है? आप अगर जो है परचून किराने की दुकान से आप सामान लाए, तो क्या उसी उसकी आप चेन में नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है चेन, ये है चेन। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, हम लोग कैसी चेन बना रहे हैं, हम लोग ऐसी चेन बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक काम करेगी, और हमें यहाँ क्या है, यहाँ पे पैसिव इनकम आएगा, हमें बिना काम करे भी पैसा आएगा। तो आप जो है इस ऑब्जेक्शन को भी आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बेसिक स्टेप पे आगे आ चुके हैं। बेसिक स्टेप की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये ड्रीम्स, हर नए साथी को ड्रीम्स उसका होना जरूरी है। अगर आपने शुरुआत कर लिया तो पहला काम यही हमारा कि यहाँ पे हम हमारा ड्रीम्स बनाएं, सपना देखें और इसे पूरा करें। यह सपना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए पूरा होना क्यों जरूरी है, उसके कारण लिखिए
कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा, कोई सपना देखा है, तो उस सपने को आपको पूरा क्यों आपको करना है, तो इसके लिए कारण लिखिए, है ना। ड्रीम बनाइए। सपना अगर आपका नहीं होगा तो इस बिजनेस में आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इसके बाद टारगेट सेट करिए कि 3 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, 3 महीने में आप कितना कमाना चाहते हैं, 6 महीने में आप कितना कमाना चाहते हैं, 1 साल में आप कितना कमाना चाहते हैं। टारगेट जरूर सेट करिए, क्योंकि टारगेट अगर सेट नहीं होगा, टाइम अगर बाउंड नहीं होगा, डेट पंच नहीं होगी, तो आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टाइम जो है पंच करिए। इसके बाद लिस्ट आपको बनाना है। आपने सपना बना लिया, सपना बनाने के बाद आपको लिस्ट बना, तो लिस्ट 3 टाइप की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके बहुत नजदीक हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हॉट लिस्ट आपकी हो गई। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, शकल से पहचानते हैं, आते जाते मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, ज्यादा उनके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट में क्या, अनजान सारे जितने भी लोग आते हैं वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। इट इज रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। दोस्तों क्या है, ये हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, तो इसलिए लिस्ट जरूर बनाइए और लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। अपडेट इट, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है अपडेट इट, तो लिस्ट को हमेशा हर रोज बढ़ाते रहिए। ओके। इसके बाद इनवाइट आपको कैसे करना है, तो इनवाइट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपका इनविटेशन 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, है ना। आस्क फॉर टाइम, हमेशा समय लेके पूछ लीजिए कि कल कल 5:30 से 6:30 आप क्या कर रहे हैं, है ना। टाइम पूछ लीजिए। डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल, है ना। प्रोफेशनल बल्कि आपको कॉल नहीं करना है। जो जैसा रिश्ता आपके जिस व्यक्ति के साथ में है, वैसा ही रिश्ता अपना के ही आप सामने वाले पर्सन से बात करें। डू नॉट एक्सप्लेन प्लान प्रोडक्ट का कंपनी, है ना, ये सब आपको नहीं बताना है ना। प्लान प्रोडक्ट कंपनी के बारे में आप बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे। इसके बाद क्या, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल करना है, सवाल का जवाब नहीं देना। क्या सवाल के बदले सवाल करना, आगे हम आगे सीखेंगे। दोस्तों एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो करके ही सामने वाले पर्सन को हमें इनवाइट करना है। पहला तो हमें फैमिली के बारे में उसके पूछना है, उसके बाद उसके कामकाज के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, एग्री होना है, जॉब अच्छा चल रहा बुरा चल रहा जैसा भी वो बता रहा है उसके साथ एग्री हो जाना है। इसके बाद हमें इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। ये फॉर्मूला हर एक पर्सन पे काम आता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला स्टूडेंट है, तो कैसा रहेगा मुकेश भाई, कैसा रहेगा दिनेश भाई, जिस पर्सन को आप इनवाइट करें, कैसा रहेगा दिनेश भाई, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये आप बोल सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जॉब पर्सन कर रहा तो कैसा रहेगा राहुल भाई, आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा काम करके अगर महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। हाउस वाइफ के लिए कैसा रहेगा मैम, आपके घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल करके काम करके आपको अगर महीने का 15 से 20 हजार कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। सेम आप बिजनेसमैन के लिए कि आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, है ना, आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल का इस्तेमाल करके घर बैठ के 3 से 4 घंटा काम करके अगर महीने का 40 से 50 हजार आपको कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो ये सब पे आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पे रिस्पांस अगर हम जब इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन में क्या है कि पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है या निगेटिव रिस्पांस आ सकता है। पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो फिर आपको सीधे सीधे बोलना है कि कल शाम को 5:30 बजे हमारा वेबिनार हो रहा है, सीटें लिमिटेड होती है, अर्जेंसी आपको क्रिएट करना है। आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्चुअली 100 रुपए का 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आज आप देखेंगे तो फ्री है, और अगर नेक्स्ट फिर कभी आप देखेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा, या आज के लिए भी आप बोल सकते हैं पैसा लगेगा, है ना। आप जो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना। अगर निगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि हाँ कि जोड़ने वाला है, चेंज सिस्टम है, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या, अगर ये आता है तो सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। क्या है क्या नहीं वो सब बाद की बात है, क्या है क्या नहीं है वो सब बाद की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। आपको जिंदगी में पैसा कमाना है या नहीं, यस और नो, ये सवाल आपको पूछना है। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो हर ऑब्जेक्शन के लिए आपको ये सवाल बोलना है। ओके। इसके बाद लॉ ऑफ एवरेज को आपको एक्चुअली संभल के लॉ एवरेज को विश्वास करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप 100 को प्लान दिखाएंगे तो 100 में से 20 आपको 100% मिलेंगे मिलेंगे। 80 लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है आज ना जुड़े लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी ये जुड़ेंगे, है ना। तो ये लॉ ऑफ एवरेज आपको मान के चलना पड़ेगा, इस पे भरोसा विश्वास करके आपको काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
है ना दोस्तों। क्या है कि इस काम को लगातार करके ही इस काम में हम सफल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ये धंधा हमें क्या छोटा मोटा पैसा देगा, लेकिन बड़ा अगर पैसा चाहिए तो हमें कंसिस्टेंट होके हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखिए। और ये दोस्तों रिकॉर्ड सेशन हो चुका है, इसको मैं अभी लाइव डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। इसको आप बार बार देख के ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे हर ऑब्जेक्शन के लिए अलग अलग मैंने वीडियो बना के डाले हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको जो है सलमान सर के चैनल पे, राकेश सर के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप जहां पर भी आपका मौका मिले सीखिए और इसमें मास्टरी करिए। है ना, मास्टरी करिए, क्योंकि दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्शन जो हमें आते हैं, इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करके ही हम सामने वाले पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर पाए तो समझ लीजिए सामने वाले पर्सन को हम ज्वाइन नहीं करवा पाए। तो चलिए मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मिस्टर राकेश सर को।